हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देख लिया था कि राष्ट्रपतीय शक्तियाँ चल रही है, उसमें आपने कार्यपालिका शक्तियाँ देख ली थी, विधायी शक्तियाँ देख ली थी। अगले हम वीडियो में अब इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ जिसमें हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में एक विधायी शक्तियाँ थी, उसमें एक बताना भूल गया था, वो नोट कर लेना। जिसमें कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है विधायी शक्तियों में। अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उसी टाइम, जैसे भारत में कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है वो कानून। चलो, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्ति ही हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली, विधायी शक्तियाँ पढ़ ली। अब बात कर रहे हैं न्यायिक शक्तियों में। न्यायिक शक्तियों में आप पढ़ोगे पहली शक्ति, जितने भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, परामर्श की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्तियाँ, यह अब आप पढ़ोगे आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में। दूसरा हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। यह आर्टिकल 124 के अंदर है। अनुच्छेद 124। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में। हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में पहले पढ़ी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सूचना मांग सकता है, सलाह ले सकता है, और राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उसको माने, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, ये भी ज़रूरी नहीं। और दूसरा पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कॉलेजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है। अगली बात करेंगे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार आर्टिकल 217 के अंदर। अनुच्छेद 217
कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है। अब हम आगे बढ़े हैं इससे आगे कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों में पहली पढ़ी थी हमने कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और फिर दूसरी पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार आर्टिकल 124 में पढ़ा हमने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल हमने 124 में पढ़ा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने 217 में पढ़ी। अब हम चौथी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में पूर्ण कारावास दे दिया तो उनके लिए राष्ट्रपति के पास व्यक्ति समाधान की शक्ति भी प्रदान कर सकता है, दया याचिका लगा सकता है। उस मृत्युदंड को राष्ट्रपति कारावास में बदल सकता है या कारावास को कोई दंड में बदल सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। और जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 72 के अंदर, वो भी मृत्युदंड की क्षमादान की शक्ति भी कारावास में बदल सकता है। मृत्युदंड भी देने के बाद भी वह राष्ट्रपति दया याचिका लगाने पर राष्ट्रपति उस सज़ा को कारावास की सज़ा में बदल सकता है। हम पढ़ेंगे तो अगले में पढ़ेंगे तो राज्यपाल बताएंगे, तो राज्यपाल के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी भी शक्तियां नहीं है। तो केवल राष्ट्रपति के पास ही है। भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति महोदय के पास भी शक्ति है कि वह मृत्युदंड की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अगला एक नोट लिखो आप, मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ये नोट में लिखो कि जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दी गई है वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आपने पढ़ा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श मांगने का अधिकार आर्टिकल 143 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 124 के अंदर, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर अनुच्छेद 217 के अंदर। फिर पढ़ा आपने कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है 72 के अंदर, अनुच्छेद 72 में। उसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल के परामर्श से ही क्षमादान कर सकते हैं। दया याचिका एक ही बार डाली जा सकती है। जो क्षमादान की शक्ति वो दया याचिका लगाते हैं वह एक ही बार डाली जाती है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जाती है वो एक ही बार लगाई जाती है। एक बार में अगर राष्ट्रपति दया याचिका, जैसे मृत्युदंड के लिए उसे सज़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, वो कारावास में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास एक बार ही दया याचिका लगा सकता है। आप नोट करो। अगला हम पढ़ेंगे कि धन विधेयक को संसद में
लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होती है। धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। धन विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। कि जब भी धन विधेयक लाया जाएगा संसद के अंदर तो राष्ट्रपति उन पर पूर्व अनुमति होती है, और धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा के अंदर धन विधेयक 14 दिन के अंदर उन्हें राज्यसभा को उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं। अगर 14 दिन से पहले उसने राज्यसभा ने हस्ताक्षर नहीं किए तो 14 दिन के बाद वह पारित हुआ माना जाएगा। पारित हुआ माना जाएगा 14 दिन के। फिर राज्यसभा से कोई भी हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वह ऑटोमेटिक ही पारित होना माना जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे कि राज्य और केंद्र के बीच राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष राज्य और केंद्र के बीच राजस्व बंटवारे को लेकर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का निर्माण करता है। अनुच्छेद 280 कि वित्त आयोग जो गठन करता है या निर्माण करता है, वित्त आयोग का गठन कर सकता है। राज्य और केंद्र के बीच में राजस्व बंटवारे को लेकर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का निर्माण करता है। वह 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वो करेगा आर्टिकल अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का अध्यक्ष हम बात करें तो वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष जो भी वर्तमान में जिसकी भी सरकार होती है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी वर्ष का वो जो प्रधानमंत्री होगा वही वित्त आयोग का अध्यक्ष का होगा। अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो ही वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति हर वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में रखता है। राष्ट्रपति हर वर्ष वित्तीय विवरण को संसद में रखता है। राष्ट्रपति हर वर्ष वित्तीय विवरण को या केंद्रीय बजट भी बोल सकते हैं,
वह संसद के समक्ष रखता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति हर वर्ष वित्तीय विवरण को संसद में रखता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, जिसमें आपने पहली पढ़ी थी कि न्यायिक शक्तियों में जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकता है राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। और आपने पढ़ा कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों करने की नियुक्ति करने का अधिकार है। और बाद में आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास समाधान करने की शक्ति का अधिकार है। और फिर आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास हर वर्ष वित्तीय विवरण को संसद में रखता है अनुच्छेद 112 के अंदर। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है आर्टिकल 267 के अंदर। आकस्मिक निधि हम बात कर रहे हैं आकस्मिक निधि। ये निधि भी दो प्रकार की होती है, एक आकस्मिक निधि, एक संचित निधि। हम पढ़ा देंगे आपको आकस्मिक निधि और संचित निधि के दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार 267 अनुच्छेद 267 के अंदर है कि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार 267 के अंदर। इससे आगे आप पढ़ोगे। अगली राष्ट्रपति की हम बात करें तो ये हमने न्यायिक शक्तियाँ देख ली सभी कि राष्ट्रीय विधि के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब 3 शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली हमने। कार्यपालिका की चर्चा कर ली, विधायिका शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली और न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली। अगली हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ कौन सी होती है। तीनों सेनाओं का पहले बात करेंगे हम। तीनों सेनाओं सर्वोच्च होता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हमने पढ़ी चौथी जो पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, उनमें पहली बात की थी हम तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है और तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। और युद्ध की राष्ट्रपति जो सैन्य शक्तियाँ हैं उसमें युद्ध की घोषणा करता है और समाप्ति करता है। कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि भारत के ऊपर कहीं बाहरी देशों से ऐसे लग रहा है कि कोई भी आतंकवाद हमला हो रहे हैं या फिर भारत पर कोई आक्रमण होगा, तो उसके लिए वह राष्ट्रपति किसी के पास कोई भी सूचना लेने का अधिकार नहीं है, वह युद्ध की घोषणा कर सकता है। अब आप पढ़ेंगे इसके आगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ
इसमें है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और युद्ध की घोषणा और समाप्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगली शक्ति पढ़ोगे आप, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियों के बारे में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों में हैं। राजनयिक शक्तियों में पहली शक्ति है राष्ट्रपति के पास की अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियां राष्ट्रपति के नाम पर है, कि जितने भी जो समझौते होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उनसे संधि बोल सकते हैं, संधियां होंगी तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होगी। और हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति करता है, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भी भारत के जो प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति करता है। और किसी देश में राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगले हम पढ़ेंगे तीसरा, किसी देश में उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, संधि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति चुनते हैं। दूसरा हमने पढ़ा। और तीसरा पढ़ा हमने, किसी देश में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति, राजदूत उच्चायुक्तों का स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। अन्य देश के राजदूत व उच्चायुक्त का स्वागत राष्ट्रपति करता है। कि किसी भी देश के में उच्चायुक्त, या फिर बात कर सकते हैं हम यहाँ पे राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और अन्य देश के राजदूत और उच्चायुक्तों का स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की न्याय राजनयिक शक्तियाँ, जिसमें हमने पहले बात की थी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति चुनते हैं, और किसी देश में उच्चायुक्तों और की नियुक्ति भी उच्चायुक्तों और राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और अन्य देश के राजदूत और उच्चायुक्त का स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। तो अगली हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ, जिसमें हम बात करेंगे 352 अनुच्छेद 352 में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। अगला हम बात करेंगे 356 राष्ट्रपति शासन।
अगली बात करें हम 3 नंबर की 360 वित्तीय साख। हमने बात की थी राष्ट्रपतियों की शक्तियों में, जिसमें पहली राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा अब तक। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक। एक नंबर, 2 नंबर, 3 बार कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा 3 बार की गई थी। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962। प्रथम हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 1962 कि प्रथम जो लगाया गया था, राष्ट्रपति आपातकाल लगाया था, वो प्रथम 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था और कारण था चीन का भारत पर आक्रमण। कारण था चीन का भारत पर आक्रमण। कि चीन पर जब प्रथम लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, क्यों लगाया गया था? क्योंकि चीन का भारत पर आक्रमण किया गया था और उस टाइम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और प्रधानमंत्री कौन थे? जब प्रथम बार लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, चीन का भारत पर आक्रमण, जब प्रधानमंत्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, चीन का भारत पर आक्रमण किया गया था। उसी टाइम राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार लगाया गया था 3 दिसंबर 1971। दूसरी बार लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 में। दूसरी बार लगाया गया था 3 दिसंबर 1971। कारण था पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। जो 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया था, वो था भारत पर पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। उस टाइम पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और तीसरी बार लगाया गया था, वो था 25 जून 1975। तीसरी बार लगाया था, वो था 25 जून 1975 में, जो था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति होने पर। उसी टाइम पे प्रधानमंत्री तो थे इंदिरा गांधी। जो दूसरी और तीसरी बार लगाया गया था, उसी टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। जो तीसरी बार 25 जून 1975 को लगाया गया था, उस आंतरिक अशांति होने पर लगाया गया था, तो उस टाइम राष्ट्रपति तो थे फखरुद्दीन
फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री की आपने बात कर ली थी कि प्रधानमंत्री जो तीसरी बार राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। तो भारत में अब तक 3 बार लगाए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई है। जो आपने प्रथम पढ़ी थी 26 अक्टूबर 1962 से चीन पर भारत का आक्रमण हुआ था। उसी टाइम राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बात की थी हमने 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, जिसमें वी गिरी और इंदिरा गांधी थे। ये हमने बात कर ली थी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्तियाँ हमने पढ़ ली थी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय शाखा है, इनको भी हम अगली वीडियो में आएंगे तो विवरण से पढ़ा दूंगा। और अगली बार हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति का। और यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ पूरी हमने पढ़ ली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।